In the holy name of Allah, who is most beneficent and merciful, me Khizar Hayat, lecturer of physics in front of you. Class, today our revision lecture is chapter number 11. Now, chapter number 11 is about heat and thermodynamics. First of all, we explain about heat. Heat is the basically form of एनर्जी विच फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी अगर हमारे पास सपोज एक रॉड है और यहाँ पर अगर हाई पोटेंशियल यानी अगर यहाँ पर हीट ज़्यादा है, सपोज 2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हीट का फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। सिंपली हीट को, ये हमारे पास क्वालिटेटिवली डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वांटिटेटिवली डेफिनेशन है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सपोज एक हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड है और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 2, किसी की 4, किसी की 6, इनका अगर हम सम ले लें तो ये हमारे पास हीट की डेफिनेशन देगा क्वांटिटेटिवली। नेक्स्ट वन हमारे पास है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास सिंपल हम जो क्लासेस में पढ़ते आए हैं पहले, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी बॉडी के अंदर हॉटनेस और कोल्डनेस के जो मेजरमेंट है वो बेसिकली टेम्परेचर है, क्वालिटेटिवली जिसको हम देखते हैं। अगर हम इसको क्वांटिटेटिवली देखें तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का जो हमने सम लिया था, इसको एवरेज बना दें। अगर हमने 3 मॉलिक्यूल्स का सम लिया और उसको 3 पे डिवाइड कर दिया, अगर n मॉलिक्यूल्स का हमने सम लेके उसको n नंबर्स पे डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास एवरेज किसी भी चीज़ की वैल्यू का एवरेज मिलता है, जो कि हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास टेम्परेचर को बताएगी। सिंपल वन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्स बेसिकली हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होना है। फर्ज किया हमारे पास ये कंटेनर है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ये उसके ऊपर हमने क्लोज किया हुआ है, और अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो जो हीट है वो इसके अंदर कोलिजन को बढ़ाएगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, और जिसकी वजह से ये पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। तो हीट एनर्जी की कन्वर्जन हो गई मैकेनिकल एनर्जी में, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, इसको हम थर्मोडाइनामिक्स बोलते हैं जी। नेक्स्ट वन हमारे पास है प्रेशर ऑफ गैस। टॉपिक प्रेशर ऑफ गैस में जो हम फाइनल डेरिवेशन निकालते थे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और इससे अगर हम MCQs देखना चाहें, इसकी फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म P1/P2 इज इक्वल टू एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और 2। फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट आएंगे वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपने इस टॉपिक में ख्याल करना है, एक जो MCQs स्पेशली एवरेज जो वेलोसिटी होती है, इसके ऊपर एरो आएगा, एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो 0 हो सकती है किसी भी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की, लेकिन स्पीड जो है वो कभी 0 नहीं हो सकती। उसकी वजह आपको पता है कि डायरेक्शन की वजह से, अगर फर्ज किया एक मॉलिक्यूल की डायरेक्शन इधर को है वेलोसिटी की डायरेक्शन और दूसरी की इधर को है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास ये है पड़ा, तो इसमें वेलोसिटी एवरेज जो है वो 0 हो जाएगी जब हम इसका सम लेंगे, क्योंकि एक के साथ हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। जबकि स्पीड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 0 नहीं हो सकती। MCQs में आपने स्पेशली केयर करना है। इसी तरह हम अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज को पुट कर दें 12mv² और मास को भी कांस्टेंट के साथ डाल दें, तो प्रेशर का भी स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है। तो P1/P2 इज इक्वल टू V1/V2² के साथ भी हम लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन भी हमारे पास जनरली हो सकता है। इसके बाद शॉर्टकट हमारे पास टेम्परेचर है, इंटरप्रिटेशन टॉपिक। उसमें फाइनल जो रिजल्ट हमने निकाला वो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के साथ। इसको भी फर्दर अगर हम लिखना चाहें तो T1/T2 इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मॉडिफाइड फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो जनरल लिख सकते हैं कि इसको फर्दर
नेक्स्ट वन आपने इसमें ख्याल करना है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का गैस मॉलिक्यूल के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का लफ्ज़ आपने ख्याल करना है। जी हम नेक्स्ट हमारे पास बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में हमारे पास सिंपल रिलेशन वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और फर्दर अगर हम इसको लिखना चाहें तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ये मेजर डेफिनेशंस जो हैं वो मैंने आपको मेजर पॉइंट्स इसके बता दिए। चार्ल्स लॉ नेक्स्ट वन हमारे पास है। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, और अगर इसको फर्दर मॉडिफाइड का फॉर्म में लिखना चाहें जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ की मॉडिफाइड फर्दर फॉर्म लिखी, इसी तरह V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2 डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेसिकली सम है गैस के मॉलिक्यूल्स का। गैस के मॉलिक्यूल्स की जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, सारी एनर्जीज का सम है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी, जिसको यू से रिप्रेजेंट हम करते हैं। आइडियल गैस के लिए आपने याद रखना है कि जब हम आइडियल गैस यूज कर रहे हो तो उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होती गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने की वजह से ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन हमारे पास फर्दर मॉडिफाइड हो जाएगी। U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास आइडियल केस के लिए, एमसीक्यूज के लिए आपने ख्याल करना है। आइडियल केस के लिए जो कि हम सपोज में काम करते हैं, सपोजिशन में काम करते हैं, उसमें हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसमें वैनिश हो जाएगी। नेक्स्ट वन हमारे पास पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट, वर्किंग सब्सटेंस जो यूज करते हैं हम आइडियल गैस को हम सपोज करते हैं, और इंटरनल एनर्जी कहता है स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन जो कि पाथ पे इंडिपेंडेंट हो बल्कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, तो इसलिए ये हमारे पास स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन की फुलफिल होती है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन को फॉलो करती है, डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, स्टेट पे या पोजीशन पे, और इंडिपेंडेंट होती है पाथ फॉलोड पे, किस रास्ते से हम जा रहे हैं। चूंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी यही हाल है, वो भी स्टेट फंक्शन है, वो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है और पाथ फॉलोड पे इंडिपेंडेंट है। इसलिए एमसीक्यूज में आपने ख्याल करना है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो सिमिलर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ये लास्ट में पॉइंट जो है ना मैंने लिख दिया है, इसका आपने ख्याल करना है। इंटरनल एनर्जी इसके बाद जो है कहता है मेजर नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। यानी इनिशियली और फाइनली हमें पॉइंट्स का पता होना चाहिए, जिसके बाद ही हम इंटरनल एनर्जी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ इंटरनल एनर्जी के बारे में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन है टॉपिक, वर्क डन बाय द गैस टॉपिक है। तो वर्क डन का सिंपल फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। इसकी डेरिवेशन ऑलरेडी अवेलेबल है पड़ी हमारे पास। यहाँ पे हमने सिंपल देखना है, इसके फर्दर जो एमसीक्यूज जो देखने हैं हमने, अगर तो वॉल्यूम हो जाए कांस्टेंट तो ऑटोमेटिकली इसके जो चेंज होगा वो जीरो हो जाएगा। चेंज जीरो होने की वजह से वर्क हमारे पास P डेल्टा V की फॉर्म में है, तो डेल्टा V की जगह हम जीरो पुट कर देंगे। जब डेल्टा V की जगह जीरो पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्क डन हमारे पास जीरो होगा। ये एमसीक्यूज आपने क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका फीचर, अगर चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो आ जाए, फर्ज किया हमने ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसको हमने गैस से फिल कर दिया है और इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, और इसके ऊपर पिस्टन जो है वो स्लोली स्लोली अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। जब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से बढ़ जाएगा। ये इनिशियल वॉल्यूम था, अगर फर्ज किया फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली डेल्टा वी जो है वो ग्रेटर हो जाएगा जीरो से, और जब डेल्टा वी ग्रेटर होगा जीरो से तो ऑटोमेटिकली जो इसका रिजल्टेंट है जो कि वर्क है वो भी हमारे पास ग्रेटर आ जाएगा जीरो से। तो वर्क डन बाय द गैस को हम पॉजिटिव लिया करते हैं, एक्सपेंशन होती है इसमें, और जब हीट सप्लाई करते हैं तो भी हम उसको पॉजिटिव लिया करते हैं। तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होता है जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो, बाय द सिस्टम हुआ है यहाँ पर वर्क, जब हमने उसको हीट सप्लाई की है तो हीट सप्लाई भी पॉजिटिव लेते हैं हम।
जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो भी पॉजिटिव और उससे जो वर्क होता है वो भी हम पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, इसी के रेसिप्रोकल आपने कर लेना है। अगर हमारे पास एक वेसल है और उसमें गैस कन्फाइंड है और अगर हम उसके ऊपर कंप्रेशन करते हैं और कंप्रेशन करने से हमारे पास वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली चेंज इन वॉल्यूम लेस देन 0 होगा और उसका वर्क डन लेस देन 0 होगा, यानी हमारे पास वर्क डन ऑन दी सिस्टम हुआ है तो उसको नेगेटिव और हीट हमारे पास इससे मिलेगी और हीट मिलने को हम नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान हमारे पास जो वर्क डन है वो एट द एक्सपेंस ऑफ द ड्रॉप ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा, क्योंकि एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है जिसमें ना हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना ही हीट गेन करते हैं। इस वजह से हमारे पास सिस्टम के पास ही जो एनर्जी होगी उसी के ड्रॉप होने की वजह से ही वर्क डन होगा, अदरवाइज एक्सटर्नल हीट हम इसमें ना देते हैं ना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, व्हेन हीट Q इज सप्लाइड टू द सिस्टम इट विल इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरनमेंट। जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं Q, ये इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है गैस के मालिक्यूल्स की, और उसमें चेंजिंग क्या होती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, दूसरा वर्क डन भी होता है सिस्टम से, यानी ये पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। तो इस केस में हमारे पास सिंपल डेफिनेशन हो गई कि वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो गया जिसको पॉजिटिव लिया और इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ गया। और वर्क की अभी हमने फार्मूला देखा P डेल्टा V, तो हम वर्क की जगह P डेल्टा V इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम देखें जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो U इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी तो Q इज इक्वल टू P डेल्टा V हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसको MCQs की फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U होता है, P डेल्टा V होता है, क्योंकि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया यहाँ पर 0। आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है जिसमें हीट सप्लाई कर सकते हैं हम और गेन भी कर सकते हैं। एक्सपेंशन हो तो हीट सप्लाई होती है, हीट जब सप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा और अपवर्ड मूव करने की वजह से सिस्टम से वर्क होगा जिसको पॉजिटिव अभी हमने डिस्कस किया। अगर हम इसके ऊपर कंप्रेशन करें, कंप्रेशन होने की वजह से भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और सिस्टम से इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से हमारा एक्सटर्नल वर्क जो है वो मैकेनिकली वर्क करना पड़ेगा जिसको हम नेगेटिव की फॉर्म में लेंगे। इसमें भी हमारे पास जो है ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस ही है। कंप्रेशन में हीट रिजेक्ट होती है और जबकि उसमें हमारे पास हीट जो है वो सप्लाइड करनी पड़ती है। एडियाबैटिक प्रोसेस है नेक्स्ट वन हमारे पास इंपॉर्टेंट, इसमें ना हीट लेते हैं ना देते हैं, तो जिसकी वजह से डेल्टा Q 0 या Q इज इक्वल टू 0 भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ना हम हीट सप्लाई करते हैं ना जो है ना हीट गेन करते हैं। और इसको अगर हम लिखना चाहें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में Q जब हम 0 पुट करेंगे, जब हम Q 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अगर तो है वो एक्सपेंशन होने से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इसलिए जो चीज़ डिक्रीज हो उसके साथ नेगेटिव लगाना है, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव लगाना है। कहाँ पर? यहाँ पर, क्योंकि Q तो हो गया 0, ये फॉर्म इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा U प्लस W, Q तो हो गया 0। अब आपने नेगेटिव की प्रेफरेंस उसको देनी है जो चीज़ डिक्रीज हो रही हो, तो इधर आने से हमारे पास ये नेगेटिव आ जाएगा। और इसमें हमारे पास जो है अगर कंप्रेशन हो रही है एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो फिर हम नेगेटिव एट द कॉस्ट ऑफ जो है ना वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, जिसके लिए हम नेगेटिव लेंगे इसके लिए। और ये हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाता है रैपिड एस्केप ऑफ एयर, क्लाउड फॉर्मेशन, जॉल थॉम्सन इफेक्ट, व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस सडनली एक्सपैंड देन कूलिंग प्रोड्यूस, दैट इज द सिंपल एग्जांपल्स ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें आपके लिए कुछ MCQs अवेलेबल हैं। अगर आप इसको काइंडली स्क्रीनशॉट कर लें तो ये हमारे पास इन्हीं प्रोसेस आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और 2 प्रोसेस जो कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में मैंने इसको बताए हैं और इसको टेबल की फॉर्म में आपके लिए आसान किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास सिंपल प्रोसेस, डेफिनेशंस, इक्वेशंस और फॉर्म्स की फॉर्म में मैंने किया है। ये हमारे पास इसके जो है ना टेबल्स आ गए। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी आपने देखा चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, डेल्टा Q इज इक्वल टू W, क्योंकि जब हम
डेल्टा यू को 0 पुट कर देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन में। अभी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू 0 या यहाँ पर पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और जब ये कॉन्स्टेंट होगा तो डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 होगा। अभी मैंने बताया ये Q इज इक्वल टू 0 कह दो तो आपके पास डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W अगर हुई है कंप्रेशन, अगर एक्सपेंशन हुई है तो फिर आप माइनस इसके साथ लगाओगे, इसके साथ नहीं लगाओगे। आप आइसोकोरिक प्रोसेस है ये हमारे पास, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और P ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट सिंपल, और डेल्टा V जिसमें क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही आप पुट करोगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो जब आपके पास वॉल्यूम चेंज इन 0 तो वर्क डन 0, वर्क डन 0 होने की वजह से हमारे पास Q जो है ये डेल्टा Q जो है वो डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा, वर्क डन 0 होगा सिंपली। लास्ट हमारे पास है आइसोबैरिक प्रेशर। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होने से V ओवर T हमारे पास कांस्टेंट होगा, और जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमारे पास डेल्टा U जो है वो 0 हो जाएगा, और डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V की फॉर्म में आ जाएगा। या इसको हम डेल्टा U 0 नहीं होगा, डेल्टा U यहाँ पर अवेलेबल है। डेल्टा ये हमारे पास वर्क का जो फार्मूला है वो हम जस्ट पुट कर देंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा Q U प्लस P डेल्टा V की। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास टॉपिक सिंपल, जिसमें हमारे पास सिंपल डेफिनेशन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस थ्रू 1 मोल एट 1 केल्विन टेम्परेचर। तो सिंपल हमारे पास हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है। जब हम इसको इकट्ठा करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N डेल्टा T, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन Cm, जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कैपेसिटी भी कह सकते हैं, ये मोलर स्पेसिफिक हीट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि Cm इज इक्वल टू होगा Q ओवर N डेल्टा T, ये हमारे पास होगा। अब हम इसके लिए सिंपल मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी कर सकते हैं। अगर तो हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सिंपल हमने इसके साथ QV लगा देना है। 1 मोल के लिए हमने यहाँ पर 1 पुट कर देना है, और QV इसी इक्वेशन में जो कि अभी हमने ड्राइव की, तो NCV डेल्टा T हमारे पास सिंपल आ जाएगी। QV 1 मोल गैस के लिए N1 पुट कर देंगे तो CV डेल्टा T हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। और कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर हमने इसको एक्सप्लेन करना है तो QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, N एज इट इज 1 मोल पुट कर देंगे और हमारे पास CQP इज इक्वल टू CP डेल्टा T आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रूफ CP माइनस CV इज इक्वल टू R, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि CV के साथ माइनस है इसलिए CV कम होगा, CP के साथ पॉजिटिव है इसलिए CP ज्यादा होगा जनरल गैस कांस्टेंट से। तो CP याद रखना कि CV से ग्रेटर है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रूफ। हीट इंजन हमारे पास टॉपिक है, इसमें भी मेजर फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। इसमें एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर होता है, एक लो टेम्परेचर रेजरवायर होता है। यहाँ पे हमने इंजन वो लगाया होता है जो कि रिसाइकलिंग कर रहा होता है, हीट फ्लो कर रही होती है हाई टेम्परेचर रेजरवायर से कोल्ड रेजरवायर की तरफ, और ये हमारे पास वर्क डन परफॉर्म हो रहा होता है Q1 माइनस Q2 की फॉर्म में। और इसमें वर्किंग सब्सटेंस हम जो यूज़ करते हैं वो पेट्रोल या गैस या डीजल हम यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो इसके ऊपर हम देख सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास सिंपल है, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, उसने यही बताया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट all amount of heat energy into useful work without loss of heat energy। यानी हम सारा का सारा जो एनर्जी है उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास लॉस होती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बात नहीं बताई गई थी, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इसमें मेजर पॉइंट एक्सप्लेन किया कि कुछ ना कुछ हीट लॉस्ट होती है, सारी की सारी हीट एनर्जी को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये हमारे पास Q1 माइनस Q2 की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, ये जो मैंने अभी बताया। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास बस सेकंड लास्ट, इसमें कार्नोट इंजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके जस्ट मेजर पॉइंट्स 3 से 4 मैंने यहाँ पर बताए हैं। और इसमें ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, कार्नोट साइकिल बेसिकली जो है वो इसका प्रिंसिपल है। साइक्लिक प्रोसेस होने की वजह से ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी जहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इस टर्म में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। और ईटा इज इक्वल टू हमारे पास एफिशिएंसी के लिए है जो कि आउटपुट और इनपुट की रेशियो होती है। Q1 इनपुट हीट एनर्जी है, W हमारे पास आउटपुट है जो कि Q1 माइनस Q2 की फॉर्म में होती है, और हीट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। हमारे पास T1
Q1 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं T1 माइनस T2 ओवर T1। अगर हम इसको सेपरेट लिखना चाहें तो T1 माइनस T2 ओवर T1। सिंपली ये आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, इज 100% एफिशिएंसी इज पॉसिबल। 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? 100% एफिशिएंसी के लिए हमें इस कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर जो है, जो कि T2 है, उसको 0 केल्विन करना पड़ेगा। ना कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर 0 केल्विन तक पहुंच सकता है, ना ही 100% एफिशिएंसी हो सकती है। और अगर ये नहीं कर सकते तो T1 का टेम्परेचर आप इनफाइनाइट कर दो, बहुत हाई टेम्परेचर अचीव करना भी मुश्किल है। तो 100% एफिशिएंसी के लिए T1 का इनफाइनाइट हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर या T2 कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर 0 केल्विन होना जरूरी है। ये इम्पॉसिबल, इसलिए 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं हो सकती। और इसका लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि आप इफ एफिशिएंसी ईटा का डायरेक्ट रिलेशन है T1 माइनस T2 के साथ, कि अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो तो T1 माइनस T2 यानी इसके डिफरेंस को आप इंक्रीज करो, और इसका डिफरेंस इंक्रीज करने से एफिशिएंसी हमारे पास बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक है। इसमें चंद एक पॉइंट्स मैंने बताए। इसका प्रिंसिपल हमारे पास थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर का कार्नोट साइकिल ही है, जो कि अभी हमने पहले एक्सप्लेन किया। ये हमारे पास बुक में अवेलेबल है। और अपर फिक्स पॉइंट हमने 273.16 केल्विन, याद रखने की बात 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, लेना है। लोअर फिक्स पॉइंट हमने एब्सोल्यूट 0 केल्विन को सपोज करना है, जिसकी वजह से हम बहुत लो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर बनाया ही वेरी लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए है। और 1 केल्विन को किस तरह डिफाइन करना है? 1 ओवर 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सिंपल इसको हम यूं ही लिख सकते हैं कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 ओवर 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट हमने जो है ना वो 273 डिग्री सेल्सियस लेना है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये स्केल जो है इंडिपेंडेंट रहता है प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, कि हम वर्किंग सब्सटेंस इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं। और ये लो टेम्परेचर के लिए मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। अभी मैंने आपको ये बात बता दी। पेट्रोल इंजन हमारे पास स्पार्क प्लग नेसेसरी पार्ट है, और इसमें हमारे पास जो इनटेक हम जो लेते हैं, स्ट्रोक लेते हैं, इसके जो मेजर पार्ट्स हैं, इनटेक स्ट्रोक या चार्जिंग स्ट्रोक होता है हमारे पास। दूसरा इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। तीसरा पावर स्ट्रोक होता है। और फोर्थ में हमारे पास एग्जॉस्ट या रिकवरी स्ट्रोक होता है, जो गैस उसके अंदर फिल होती है उसको एग्जॉस्ट करता है। 25 से 30% इसकी एफिशिएंसी होती है। वर्किंग सब्सटेंस इसमें पेट्रोल यूज करते हैं जी। हमारे पास लास्ट स्लाइड है, इसमें डीजल इंजन के बारे में बताया गया है। डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35 से 40%। स्पार्क प्लग की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कंप्रेशन के दौरान इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि इसमें हमें नेसेसरी जो है वो जरूरत नहीं पड़ती स्पार्किंग प्लग की। इंट्रोपी लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का। इसमें हमारे पास टाइम कम होने की वजह से चंद ही पॉइंट्स बताए गए हैं कि सिंपल डेफिनेशन इसकी मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, वो भी इंट्रोपी, या अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी फॉर यूजफुल वर्क, ये भी इंट्रोपी। मेजर पॉइंट्स इसके स्टेट फंक्शन है, यानी इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। रुडोल्फ क्लासियस ने 1856 में इसको एक्सप्लेन किया, और ये इसकी इक्वेशन हीट का यूनिट जूल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा एस इज पॉजिटिव होगा हमारे पास। एंट्रोपी यानी इंट्रोपी बढ़ती है, कम होने का नाम नहीं लेती। इंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज होती जा रही है। इंट्रोपी इवन के साइंटिस्ट ने इतना कहा है कि कली के चिटकने का नाम भी इंट्रोपी है। अगर कायनात में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हुई है तो वो इंट्रोपी में इंक्रीज होने का सबब ही बनी है। तो कायनात में इंट्रोपी इंक्रीज ही होती चली जा रही है हमारे पास। इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। थैंक यू सो मच।